कहा जाता है जब जांच एजेंसियों का डंडा चलता है तो अच्छे अच्छों की हेकड़े निकल जाती है, चाहे नेता हो या फिर कोई बिजनेसमैन। एक बार फिर से कुछ नेता जांच एजेंसियों के शिकंजे में आए हैं, जिनका अब पूरा भंडाफोड़ होगा। तो चलिए आपको स्पेशल स्टोरी में आज पूरी कहानी समझाते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक ईडी का ताबड़तोड़ डंडा चला है। सबसे पहले आपको तमिलनाडु के केस के बारे में बताते हैं। दरअसल तमिलनाडु में एक और डीएमके के मंत्री के यहां ईडी की छापेमारी हुई। ईडी डीएमके के कद्दावर नेता और तमिलनाडु के मंत्री दुरई मुरुगन से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि यह छापेमारी 2019 में दर्ज एक मामले को लेकर हुई है। यह केस दुरई के बेटे और डीएमके सांसद कथीर आनंद से जुड़ी हुई है। उनके 5 ठिकानों पर रेड डाली गई। यह छापेमारी सुबह शुरू हुई और खबर लिखे जाने तक जारी रही। ईडी के अधिकारियों ने अभी तक इस संबंध में मीडिया को कोई बयान नहीं दिया है। कथीर आनंद तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके के वरिष्ठ नेता और स्टालिन सरकार में दूसरे नंबर के मंत्री एस दुरई मुरुगन के बेटे हैं। दुरई मुरुगन डीएमके महासचिव हैं और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के काफी करीबी भी माने जाते हैं। दुरई मुरुगन तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके के महासचिव और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के करीबी सहयोगी हैं। वह पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि के भी करीबी थे। तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री दुरई मुरुगन का वेलोर जिले में काफी प्रभाव है। डीएमके की माने तो इस छापेमारी के जरिए ईडी पार्टी को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। इस छापेमारी का संबंध 2019 में इनके खिलाफ दर्ज मामले से जुड़ा बताया जा रहा है। बता दें कि 2019 में चुनाव आयोग ने वेलोर लोकसभा सीट पर चुनाव रद्द करने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पर कार्रवाई की और वेलोर का चुनाव रद्द कर दिया। दरअसल चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने कथीर आनंद के घर और अन्य स्थानों से 11 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी जब्त की थी। इसके बाद 16 अप्रैल को चुनाव रद्द कर दिया गया। 5 अगस्त 2019 को फिर से चुनाव हुआ। इस बार डीएमके के उम्मीदवार कथीर आनंद ने एआईडीएमके के एसी शनमुगम को 8,141 वोटों के छोटे अंतर से हराया था। 2024 में कथीर आनंद फिर से जीते। उन्होंने एसी शनमुगम को 2,15,702 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। वैसे आपको बता दें कि डीएमके के 2 अन्य मंत्री सेंथिल बालाजी के पोनमुडी भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में ईडी के मामले का सामना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बालाजी को इस मामले में जमानत दी है, जिसके बाद बालाजी फिर से स्टालिन सरकार में मंत्री बन गए हैं। ईडी ने जुलाई 2023 में तमिलनाडु सरकार में वन मंत्री के पोनमुडी और उनके बेटे डॉक्टर पी गौतम सीगामढ़ी के परिसरों पर छापेमारी की थी। इसके बाद उनकी 14 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। पोनमुडी पर आरोप है कि 2007 से 2010 तक तमिलनाडु सरकार में खान मंत्री थे। इस दौरान उन्होंने अपने बेटे डॉक्टर पी गौतम सीगामढ़ी के बहनोई केस राजेंद्र महेंद्रन और जयचंद्रन के नाम पर खनन के 5 लाइसेंस जारी किए। इस दौरान सीगामढ़ी ने पट्टे पर दी गई भूमि से लाल मिट्टी की खुदाई की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके मुखिया एमके स्टालिन ने उनकी सरकार के मंत्री और नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक बदला करार दिया है। उन्होंने कहा था कि भाजपा राजनीतिक बदले में ये सब कर रही है, ये भाजपा की तरफ से ही किया जा रहा है। उन्होंने तमिलनाडु में बनी अभिनेता विजय की नई पार्टी पर आरोप लगाया कि वे डीएमके को खत्म करना चाहते हैं। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि जो लोग हमें डांटते हैं वो अमर रहे। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में 1,000 करोड़ से अधिक के साइबर फ्रॉड के मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल के कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कोलकाता के पार्क स्ट्रीट, सॉल्ट लेक और बागुयाटी सहित राज्य के कुल 8 स्थानों पर छापे मारे जा रहे हैं। ईडी की टीमों ने कोलकाता में 5 स्थानों और जिले के 3 अन्य ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। सॉल्ट लेक क्षेत्र के छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया। ईडी अधिकारी ने बताया कि हमारी टीमें बागुयाटी के एक उच्च श्रेणी के आवासीय परिसर में स्थित एक फ्लैट पर भी तलाशी अभियान चला रही है। प्रवर्तन निदेशालय की प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि पूर्वी भारत के कई लोग तमिलनाडु में हुए इस बड़े साइबर अपराध में शामिल हो सकते हैं। ईडी इन
छापेमारियों के जरिए मामले से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल सबूत और संदिग्ध लेन देन की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के इस साइबर फ्रॉड ने न केवल राज्य पुलिस बल्कि केंद्रीय एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया है। ये मामला डिजिटल धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती और अपराधियों के जटिल नेटवर्क को उजागर करता है। इस छापेमारी अभियान के और विस्तृत विवरण सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। ईडी अधिकारी संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर रहे हैं और अन्य ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। फ्लैट में रहने वाले लोगों से मैराथन पूछताछ की गई है। मुर्शिदाबाद के बड़ंचा इलाके में राही शेख नामक एक युवक के आवास पर छापा मारा गया। वह मोबाइल पार्ट्स और लॉटरी के कारोबार से जुड़ा है। ईडी के अधिकारियों ने उससे और उसके परिजनों से भी पूछताछ की है। सूत्रों के अनुसार मामले की जांच में कुछ लोगों के नाम का पता चला, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सोनौली मुख्य मार्ग पर स्थानीय कस्बे के पुरानी नौतनवा में स्थित एक बड़े कपड़ा व्यापारी के घर लखनऊ से आई ईडी की एक टीम छापेमारी कर जांच पड़ताल में जुट गई। मामला बड़े पैमाने पर रुपयों के लेन देन में हेराफेरी से जुड़ा है, जिसको लेकर ईडी के अधिकारी सुबह करीब 7 बजे से ही लगातार फाइलों और अभिलेखों को खंगाल कर घर के सदस्यों से पूछताछ कर आवश्यक जानकारी जुटाने लगे। वहीं नौतनवा कस्बे में ईडी के पहुंचने की सूचना से अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। कई दुकानों और गोदामों पर ताला जड़ संबंधित व्यापारी भी अपना अपना रास्ता नाप लिए। ईडी के सहयोग में नौतनवा पुलिस की भी एक टीम मौके पर मौजूद है। छापेमारी स्थल के आसपास के लोगों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सभी की निगाहें ईडी के अंतिम कार्रवाई पर ही टिकी है कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हालांकि अभी पूरे मामले को लेकर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। नौतनवा के प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय लखनऊ की टीम की तरफ से कस्बे में स्थित एक घर में छापेमारी कर आवश्यक जानकारी जुटा रही है। नौतनवा पुलिस की एक टीम सहयोग के लिए मौके पर तैनात है। छापेमारी के संबंध में कोई भी विशेष जानकारी नहीं है। बुधवार की देर रात पुलिस ने एक व्यक्ति के पास से नेपाल ले जा रहे 60 शीशी नशीला ऑनरेक्स सिरप बरामद किया। आरोपी पर एनडीपीएस के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पीपरा गांव के कब्रिस्तान के पास बाइक से नेपाल जा रहे मनोज पासवान निवासी ग्राम सभा फजर फोरवा कोतवाली ठूठी बारी के पास से पुलिस ने बाइक के डिक्की से नशीला सिरप बरामद किया। बरामद नशीला सिरप और आरोपी पर मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। थानाध्यक्ष बरगदवा अमित कुमार सिंह ने बताया कि नशीला पदार्थ की तस्करी के रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले कवासी लखबा शराब घोटाले को लेकर मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की तरफ से जुटाए गए सबूतों के आधार पर उनके खिलाफ कई अहम आरोप सामने आए हैं। ईडी ने प्रेस बयान जारी कर कहा कि लखवा को शराब घोटाले के तहत नकदी मिली है, जो उनकी संभावित संलिप्तता को दर्शाता है। पूर्व मंत्री 3 जनवरी को ईडी के समक्ष पेश भी हुए। पिछले महीने जब ईडी ने लखवा और उनके करीबी सहयोगियों के ठिकाने पर व्यापक छापेमारी की तो विवाद और बढ़ गया। रायपुर, सुकमा और धमतरी में छापेमारी की गई, जिसमें न केवल राजनीतिक नेताओं बल्कि घोटालों से जुड़े ठेकेदारों को भी निशाना बनाया गया। इन छापों के दौरान ईडी ने कथित तौर पर कई डिजिटल डिवाइस जब्त की, जिसमें लखबा के खिलाफ मामले को मजबूत करने वाले महत्वपूर्ण सबूत भी हो सकते हैं। हाल ही में एक अपडेट में ईडी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का उपयोग यह घोषणा करने के लिए किया कि उसने 28 दिसंबर 2024 को छत्तीसगढ़ में 7 स्थानों पर एक रणनीतिक तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए 2002 के दिशा निर्देशों के तहत की गई। कहा जाता है कि इस अभियान से घोटाले की अवधि के दौरान लखबा द्वारा नगद लेन देन में अपराध की आय यानी कि पीओसी के उपयोग के संबंध में पर्याप्त सबूत भी मिल गए हैं। ईडी द्वारा समन जारी करने के बावजूद ना तो लखबा और ना ही उनके बेटे हरीश पूछताछ के लिए उपस्थित हुए, जिससे एजेंसी को दूसरा समन भी जारी करना पड़ा। अब ऐसी अटकलें हैं कि पूछताछ के बाद लखबा की कहानी स्पष्ट हो सकती है। स्थिति को और जटिल बनाते हुए लखबा ने पहले दावा किया कि उनकी
निरक्षरता का अधिकारियों ने फायदा उठाया है, जिससे उन्हें बिना सोचे समझे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से बयान दिया कि मैं एक अनपढ़ व्यक्ति हूं और मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं ईडी अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करूंगा और उनके सवालों का जवाब भी दूंगा। लखमा एक बहुत ही लोकप्रिय वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, जो सुकमा जिले के सबसे अधिक नक्सल प्रभावित कोंटा विधानसभा सीट से 7 बार विधायक रह चुके हैं। वे भूपेश बघेल के शासनकाल में आबकारी मंत्री भी रह चुके हैं। उनके बेटे हरीश लखमा अपने जिले के पंचायत अध्यक्ष बताए जाते हैं। सामने आ रही परिस्थितियों से पता चलता है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, कवासी लखमा पर कानूनी जांच तेज होगी, जिसका उनके राजनीतिक करियर और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ सकता है। यानी कुल मिलाकर अब देखना होगा कि आगे इन मामलों में क्या एक्शन और क्या कार्रवाई देखने को मिलती है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।